Hello, hi, and welcome, learners. So let us discuss about the current electricity. What is current electric current? Well, it is defined by the flow of rate of charge is defined as the electric current. Means electric current basically होता क्या है? ये होता है rate of flow of charge is called electric current. ठीक है? तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सेकेंड में जितना चार्ज मूव होता है एक सेकेंड में बेसिकली जितना चार्ज मूव होता है उसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी आई एवरेज की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू चार्ज हो गया और टी क्या हो गया हमारा टाइम। ठीक, ये हो गया हमारा करंट की एवरेज वैल्यू। इसकी यूनिट बेसिकली होती कितनी है? इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है। सो यहाँ पे 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मीन्स जब एक यूनिट चार्ज एक सेकेंड में फ्लो होता है तो वहां पे जो करंट मिलता है वो हमें कितना मिलता है? 1 एम्पियर का करंट हमें मिलता है। अब यहाँ पे इंस्टेंट करंट को कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं? यानी आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इसको डी टी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे करंट की इंस्टेंट वैल्यू कितनी आ गई हमारी? डी क्यू अपॉन डी टी आ गई। इसी को कहते हैं हम लोग इंस्टेंट करंट, और बेसिकली हर जगह हम लोग इंस्टेंट करंट का ही फार्मूला यूज करते हैं। और यहाँ से इसकी यूनिट 1 एम्पियर में कितना होता है? 1 एम्पियर इक्वल टू होता है कूलम्ब पर 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो करंट का डायरेक्शन होता है ना, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट की ओर आता है, और हमारा जो करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की ओर आता है। यानी करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो करंट डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है कि क्लासिफाई करना, ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को क्लासिफाई करना। बेसिकली यदि हम इसको क्लासिफाई करें तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले अब मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? यहाँ पे इंसुलेटर मिलेगा, फिर उसके बाद कंडक्टर मिलेगा, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमें? सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो बेसिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे जो कंडक्टर होता है ना, वेट अ मिनट, जो जो कंडक्टर होता है वो हमारा क्या होता है कि पहला क्या हो गया? कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है बेसिकली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हो वो क्या होता है? हमारा कंडक्टर होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? रजिस्टिविटी इसकी लो होती है और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, दूसरा मटेरियल हमारा इंसुलेटर आता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, यहाँ पे बाउंड चार्ज पाए जाते हैं, बाउंड चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर चाहे जितना भी इंक्रीज डिक्रीज करे इस पे थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो इस ये क्या होते हैं हमारे, इसमें ये कंडक्टर का काम नहीं करते हैं, इस ये चार्ज, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होता है। ठीक, और अगला हमारा मटेरियल आ जाता है क्या? सेमीकंडक्टर। ये भी बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं लेकिन लो टेम्परेचर पे। ये लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बाउंड चार्ज होते हैं ना, तो लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे हाई टेम्परेचर लगाएं तो क्या होता है कि बाउंड चार्ज जो होते हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह फिर बिहेव करने लगते हैं, और ये हमारा कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, यानी लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर होते हैं और हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह हमारे बिहेव करने लग जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है कि वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है हमारा? √3 kT डिवाइडेड बाई एम। ये होता है हमारा थर्मल वेलोसिटी। यानी यदि किसी चीज को हम हीट करें तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी?
वो होती है Vrms इक्वल टू अंडर द रूट 3 kT डिवाइडेड बाई m। यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट होता है। T क्या है? यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है। और m क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है। अब बात आती है मीन फ्री पाथ की वैल्यू। ठीक, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन्स दो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? ये हमारा टोटल, यहाँ पे क्या हो जाता है? लैम्डा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला किसका होता है? हमारा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं? तो दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन का टाइम होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। और टाउ की वैल्यू कितनी हो जाती है? टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन, यानी एक कोलिजन में सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए जितना टाइम लिया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। और इसका बेसिकली कितना ऑर्डर होता है? ये ऑर्डर होता है 10 के पावर माइनस 14 सेकेंड का इसका ऑर्डर होता है। और जो हमारा मीन फ्री पाथ होता है, उसका जो ऑर्डर होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 के पावर माइ वेट अ मिनट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का इसका ऑर्डर होता है। और यही क्या होता है हमारा? 10 के पावर माइनस 10 मीटर का ऑर्डर, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया इसका ऑर्डर। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, बेसिकली यदि हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं, तो सारे क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करने लगते हैं। ठीक है, यदि हम जैसे ही पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, लेट्स ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या हो गया हमारा? नेगेटिव प्लेट। ठीक, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था ना, वो क्या करेगा? अचानक से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रॉन हमारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये सडन क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर? पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो यहाँ से ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। और ये जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होता है, वही क्या कहलाता है? इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ठीक, तो इसका फार्मूला हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं? लेट अस, यहाँ पे जब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कोई भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तब के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि सबकी सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, लेट से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे ना, जब हमारा कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो उसके पास क्या था? इनिशियल वेलोसिटी था। तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी? यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लेट से u1 हो गई। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी? u2 हो जाएगी। और यहाँ से तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लेट से 3 u3 हो जाएगी। ऐसे ही करते करते n इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी? un हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसका वेक्टर सम लेते हैं, यानी u एक वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 डैश, ऐसे करते un हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई n, ये इसका एवरेज है। जो u है हमारा, ये इसका क्या है? एवरेज है। ठीक है, यहाँ से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन। ठीक, तो ये हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी। और ये कितनी होनी चाहिए? ये होगी हमारी 0 होगी। 0 होने के पीछे रीजन है क्या? ये रैंडम मोशन कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? रैंडम मोशन कर रहा है। तो इसका जो एवरेज हो गया हमारा, वेक्टर सम हो जाएगा वो कितना? 0 हो जाएगा। लेट से ये हमारा पहला इक्वेशन है। सो यहाँ पे अब ये क्या करेंगे? इसमें जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा, यानी यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इस पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो फोर्स फील होगा, जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या फील करेंगे, फोर्स फील करेंगे। तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, एम ए होती है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, क्यू ई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई का चार्ज होता है, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमें एक की ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिलेगी यहाँ से हमें माइनस ई ई बाई एम मिल जाएगी। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी उनकी होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट से यहाँ पे हमारा, वेट अ मिनट, लेट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगी, दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए v2 हो जाएगा, और ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, vn हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें एक फार्मूला पता है, v इक्वल टू क्या होता है हमारा, u प्लस ए टी होता है ना। यहाँ पे ए और टी, और याद रखिएगा यहाँ पे हम टी नहीं, टी टाइम नहीं लेंगे, रिलैक्सेशन टाइम लेंगे, यानी दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वी वन इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यू वन प्लस ए, और एक्सेलरेशन सब पे सेम लगेगा। ठीक है, तो ए और ये हो जाएगा हमारा टाउ वन। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, U2 और A और प्लस ए, और यहाँ पे टाउ टू हो जाएगा। ऐसे ही एन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो Vn इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, U3 प्लस ए, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे n होगा ना, n, और ये कितना हो जाएगा हमारा टाउ n। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमें, v इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे ही V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Vn हो जाएगा। और इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा क्या, U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 UN, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए कॉमन हो जाएगा हमारा, और यहाँ से टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डैश 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 टाउ एन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें डिवाइड कर देंगे। किसका डिवाइड करेंगे, जैसे हमारा वी एवरेज यू एवरेज वहां पे क्या मिला था, इसमें हमें डिवाइड करना पड़ा था ना, किसका, एन का, डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, वी एवरेज मिल जाएगा। यही वी एवरेज हमारा क्या कहलाता है, यहाँ से यही वी एवरेज हमारा कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अब हम यहाँ पे वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। यानी वी डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये तो हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए, और यहाँ पे टाउ एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, टाउ, यानी वी डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ए टाउ मिल जाएगा। ये हमें फार्मूला मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई ई बाई एम टाउ। ये हो गया हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें क्या बताना है हमें, कि रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा। तो लेट से ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है, ये कितने मीटर का है, एल मीटर का, लेट से। ठीक है, और इसकी ये ट्यूब है। ठीक है, ये इसमें वॉल्यूम होगा ना, ये क्या करेगा हमारा, वॉल्यूम कंटेन करेगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी लेट से एन, इसकी क्या है, डेंसिटी है। ठीक, तो यहाँ से ये वी क्या है हमारा, वॉल्यूम है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितने का है, क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका ए। ठीक, ए क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
ठीक है? क्योंकि डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से एन हो गया हमारा डेंसिटी, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ तो लिख सकते हैं, ठीक है? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, कैपिटल एन इक्वल टू एन ए एल हो गया। ओके, सो यहाँ पे यदि हम चार्ज को डिफाइन करें तो चार्ज इक्वल टू कितना होता है हमारा, एन ई होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी एन ए एल और ई हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से टाइम टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है? अच्छा, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, एल डिस्टेंस है, वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी होगी। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, करंट की वैल्यू आई होता है जो क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ पे पुट करते हैं क्यू की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा एन ए एल ई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है? सो यहाँ पे एन ए टी भी यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, टाइम एल अपॉन बी डी हो जाएगा। तो एल से एल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी एन ई ए वी डी। ये हो गया हमारा रिलेशन किसके बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमें मिल गया फाइनली। सो अब हम क्या करेंगे कि इस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो लेट से हमारा जो ये क्या है यहाँ पे कि फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू, हमें क्या फाइंड करना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना है इन अ मेटेलिक वायर जिसकी डेंसिटी क्या है, 10 के पावर 4 दी गई है और एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है, 100 दिया गया है, ठीक? तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होता है, टोटल फ्री चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से टोटल फ्री चार्ज पार्टिकल कितने मोल्स होंगे, तो ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, यानी लेट से क्या हो जाता है इसका, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे कितने, एन ए डिवाइडेड बाय इसके मोल्स, ये क्या होता है हमारा, इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय अवोगाद्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा एम अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बेसिकली, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करना है ना, डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एन ए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन ए डब्ल्यू या एन ए एम और डिवाइडेड बाई एम डब्ल्यू, ठीक है? डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक? तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिएगा, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ भी लिख सकते हैं ना, डिवाइड किए हैं बेसिकली। तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी लिखते हैं ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, एन ए डिवाइडेड बाई एम डब्ल्यू यानी मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाई मास अपॉन वॉल्यूम हमारा हो जाएगा डेंसिटी। और यहाँ पे फिर सारी चीजों को पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 23 होता है और डेंसिटी इसकी दी गई है 10 के पावर 4। यहाँ पे मोलिकुलर वेट दिया गया है हमारा 100। तो डेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, नंबर डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.023 इंटू 10 के पावर और ये हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। ये हमें मिल गया फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, बेसिकली करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है कि करंट पर यूनिट एरिया, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया क्या होता है हमारा, करंट डेंसिटी होता है। लेकिन जो करंट डेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी हम कैसे कह सकते हैं, करंट फ्लो, ठीक है, करंट फ्लो नॉर्मल टू द नॉर्मल टू द यूनिट सरफेस एरिया, ठीक? यानी करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन ये किसके होना चाहिए, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसके नॉर्मल फ्लो होना चाहिए। यानी यहाँ पे लेट से हमारा ये क्या था, करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, इधर की ओर। और लेट से हमारा करंट फ्लो इधर की ओर हो रहा था, लेकिन हमारा नॉर्मल क्या था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का नॉर्मल क्या था, इस डायरेक्शन में था। तो इसका कंपोनेंट यदि इस डायरेक्शन में निकाले तो ये कितना हो जाएगा हमारा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यानी हमारा जे जो होता है वो क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू डी आई, ठीक है, छोटे से एरिया के लिए हमारा छोटा सा करंट होगा तो डी आई अपॉन डी ए हो जाएगा,
ठीक। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, डी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो जेबी क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी ए डिवाइडेड बाई, ये डी ए को क्या लिख सकते हैं हम हमारा नॉर्मल के डायरेक्शन में, डी ए कॉस, सॉरी यहाँ पे डी आई होगा ना, डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जे की वैल्यू कितनी मिल गई, डी आई की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से डी आई की वैल्यू जे, यहाँ पे ये जे था, ठीक है। पहले कंडीशन में ये क्या था, ये इसके नॉर्मल फ्लो हो रहा था, ये इस वाले कंडीशन के लिए दिया गया है, ठीक। और इस वाले कंडीशन के लिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे, और ये क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ठीक है। ये ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा ना। तो यहाँ से हमें डी आई की वैल्यू कितनी मिल गई, जे डॉट डी ए, ठीक। ये हो गया हमारा करंट का फॉर्मूला। और यहाँ से यदि हमें करंट फाइंड करना है तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा जे डॉट डी ए हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइनली करंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा जो अगला टॉपिक था, अच्छा इसकी यूनिट भी बता देते हैं ना। तो जे की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, जे की यूनिट होती है हमारी, ये हो गया हमारा करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। और ये क्या हो जाएगा, एरिया का एम्पियर मीटर के पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और इसका जो डायमेंशन आएगा वो कितना हो जाएगा, एम्पियर का ए होता है और यहाँ पे लेंथ का एल होता है, एल के पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका यूनिट और ये हो गया इसका डायरेक्शन। ओके, सो हमें क्या करना है, अब अगले टॉपिक पे सॉल्व कर, अगले टॉपिक पे एक इसका हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ से जे की वैल्यू बेसिकली दी गई है, इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एंड ऑफ द वायर मेड अप an alloy drives a current through it. The current density varies as J equal to 3 plus 2R, where R is the distance of the point from the axis. If capital R be the radius of the wire, then the total current through any cross section of the wire. तो टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, टोटल करंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक फ्लो हो रहा है, यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ से ये क्या होता है हमारा, जे डॉट डी, जे डॉट डी ए होता है ना, जे डॉट डी ए होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जीरो टू आर जे डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं, जे डी ए कॉस, अब यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। यानी ये एंगल हो गया हमारा 0 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जीरो टू आर जे डी ए मिल गया हमें। अब यहाँ से हमें क्या करना है बेसिकली, कि जे की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जे की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, वेट अ मिनट। तो जे की वैल्यू को पुट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले डीए निकाल लेते हैं ना। तो हमारा जो एरिया होता है वो कितना होता है, क्रॉस सेक्शन का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो डीए इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 2 पाई आर एंड टी आर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीए की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं, जीरो टू आर, और जे की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 3 + 2 आर है। और ये कितनी है हमारी, 2 पाई आर टी आर है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, जीरो टू आर, तो 2 पाई यहाँ से हो गया, ठीक है। और 2 पाई कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ही ले लेते हैं। 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिए। और ये जीरो टू आर इंटीग्रेशन था हमारा, तो आर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमें 3 आर मिल जाएगा और ये हमें 2 आर स्क्वायर मिल जाएगा। और ये हो गया हमारा डी आर। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, आई इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना, 3 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 r⁻³ डिवाइडेड बाई 3 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा कितना, ये हमें इतना यूनिट करंट मिलेगा इसमें, ठीक। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल आर था ना, तो लिमिट भी तो रखना पड़ेगा। यहाँ पे लेट से हमने लिमिट रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने जीरो टू आर क्या किया, लिमिट रख दिया। तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 पाई, और अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 r² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 r⁻³ डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अच्छा, लोअर लिमिट रखेंगे तो सारी जीरो हो जाएंगे, तो वो रखने की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ से फाइनली हमें करंट की वैल्यू मिल गई। और यहाँ पे कोई भी चीज यूनिट में नहीं दिया है, इसीलिए आपको इसका लिखना पड़ेगा यूनिट क्या, यूनिट ही हम इसको लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
अब हम क्या करेंगे कि हमें रिलेशन बताना है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो लेट्स से हमने एक ट्यूब लिया है जिसकी लेंथ कितनी है एल है, इस पे छोटा सा कट लिया, डीएक्स कट लिया, ठीक। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डीएक्स वाले एलिमेंट में हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीएक्स लेंथ, ठीक है, इन डीएक्स लेंथ या फिर डीएक्स डिस्टेंस, ठीक। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा, जो डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो एनवी हो जाएगा ये डेंसिटी और वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वॉल्यूम को लिखते हैं हम लोग, पहले एन को लिख लेते हैं, वॉल्यूम को एरिया इनटू डिस्टेंस लिखते हैं, और डिस्टेंस इसमें कितनी दी गई है, डीएक्स। तो ये हमें क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीएक्स डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अच्छा, छोटे से डिस्टेंस के लिए हमारा चार्ज कितना आ जाएगा, छोटा सा आ जाएगा। तो टोटल चार्ज डी क्यू, डीएक्स के लिए हम डीएक्स में हमारा जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा। और डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन ए डी एक्स है मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ई। ये हो गया हमारा टोटल चार्ज हो गया। तो आई इक्वल टू कितना होता है हमारा, आई इक्वल टू होता है हमारा डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा एन ए ई और डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी यही तो होता है हमारा क्या, यहाँ पे dx अपॉन dt तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और यहाँ पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरह काम करेगा ना। तो एन ए ई वी डी हो जाएगा, यानी I इक्वल टू हमें क्या मिला बेसिकली, एन ए ई वी डी मिला। अब ये तो हमने पहले भी फाइंड किया था। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से बेसिकली, करंट डेंसिटी ना। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू कितना होता है, I बाई ए होता है, ठीक है। यहाँ पे केवल हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई ए होता है। तो यहाँ से हमें करंट डेंसिटी कितना मिल जाएगा, एन ए ई मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, वेट अ मिनट, एन एन वी डी ई ना, एन ई वी डी मिल जाएगा ना। तो यहाँ से वी डी को हम पुट कर देंगे, यानी जे इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एन ई, और वी डी की वैल्यू क्या होती है, ई ई बाई एम और टाउ, ठीक है। ये वी डी हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था। तो यहाँ से जे इक्वल टू एन ई हो गया और वी डी की वैल्यू पुट कर दिया, तो जे इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से जे इक्वल टू हमें मिल गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम और ई मिल जाएगा, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो एन ई स्क्वायर से करेंगे से या फिर लेट कर देंगे, एन ई स्क्वायर टाउ बाई यम क्या है हमारा, एक कांस्टेंट आता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा। और सिग्मा क्या होती है हमारी, कंडक्टिविटी होती है। ये हम डिफाइन करेंगे अभी कंडक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। तो ये एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम क्या होती है हमारी, सिग्मा होती है, इसी को कहते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। तो जे की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई, सिग्मा ई, और दोनों सिग्मा क्या होता है हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, जे और ई हमारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिलेशन किसके बीच में, करंट डेंसिटी, वेग कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमारा जी रिलेशन हमें मिल गया, ठीक। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि रिलेशन हमें फाइंड करना है किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है बेसिकली, ओम्स लॉ, ठीक है। जो रिलेशन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में होता है वो हमें ओम्स लॉ डिफाइन करता है। तो ओम्स लॉ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यदि फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर मीन्स उसकी लेंथ, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, केमिकल प्रॉपर्टी यदि हमारी रिमेन सेम है यानी चेंज नहीं होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड हो जाता है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि ये इसके कहने का मतलब है कि वेट अ मिनट, इसके कहने का मतलब है जो हमारा v है पोटेंशियल, लेट से हमारा पोटेंशियल कितना है v, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के होगा। और यहाँ से हमें v इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है r। यहाँ पे हमारा r क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, रजिस्टिविटी, ठीक है। वेट अ मिनट, रजिस्टी रजिस्टिविटी, ठीक है।
और इसकी यूनिट कितनी होती है हमारी? ओम होती है। इसकी यूनिट होती है हमारी ओम होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये रेजिस्टेंस होता है ना, R इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी यूनिट कितनी होती है? ओम होती है। यहाँ से हम V बाई आई फाइंड करना चाहे तो ये I होगा, वेट मिनट, ये R होगा। और यहाँ से ग्राफ में देखें तो V बाई आई का रेशियो कितना होता है? टेन थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल टू V बाई आई इक्वल टू R। और याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में, V और I के ग्राफ के बीच में हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, और ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमारा क्या शो करेगा? रेजिस्टेंस शो करेगा। और ये यदि लीनियर है तो ये ओमिक कंडक्टर होता है, ठीक है। और यदि ये लीनियर है, ये इक्वेशन कुछ ऐसा मिला लीनियर का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ओमिक कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। यदि ये नॉन लीनियर है, यदि ये नॉन लीनियर है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? नॉन ओमिक कंडक्टर मिल जाएगा, ठीक। और ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया, लाइक कंडक्टर, ठीक है। जैसे ये V हो गया और ये I हो गया। यदि ये ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक। और यदि ये ग्राफ कुछ ऐसे जाके यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर है। और यदि ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे मिला तो ये भी हमारा क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर है। केवल एक और एक कंडीशन के लिए ये हमारा ओमिक कंडक्टर होगा, जब हमें ग्राफ ये जीरो से स्टार्ट हो और ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिले, तो ये क्या हो जाएगा? ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन जो ओम्स लॉ होता है ना, वो क्या होता है बेसिकली हमारा, कि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं होता। ये हमारा ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं होता। ये सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। यदि ये जो हमारे सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो हमारे ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन नेचर में बहुत कम ही ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, यानी लो पोटेंशियल के लिए ये फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे ही हाई पोटेंशियल करते हैं ये नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह हम बिहेव करने लगते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेट से यहाँ पे क्या है कि से कि हमें क्या दिया गया है? एक करंट दिया गया है, ठीक है। करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ से? I इक्वल टू 2 + 3t एम्पियर है। तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितने चार्ज इसमें पास होंगे? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यहाँ से जो I होता है वो क्या होता है हमारा? dq/dt होता है। तो यहाँ से हम dq को क्या लिख सकते हैं? I dt लिख सकते हैं। इसको यदि हम इंटीग्रेट कर दिए तो यहाँ से हमारा चार्ज मिल जाएगा, और यहाँ से 0 से लेके 10 सेकंड तक जाना है ना इसको, तो ये हो जाएगा हमारा I dt। अब सिंपली हम इसमें क्या करते हैं? I की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन हमारा 0 से 10 सेकंड के लिए था। I की वैल्यू कितनी है? 2 + 3t है, और यहाँ से dt हो जाएगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 2t + 3t² डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। और यहाँ से लिमिट कितनी रखी है? 0 to 10 रखनी है। तो यहाँ से हमारा चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t, अच्छा, यहाँ पे 2 × 10 + 3, और यहाँ पे 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ये कितना आ गया? 50 आ जाएगा। यानी जो चार्ज की वैल्यू है वो 20 + 150 कितनी हो जाएगी? 1, यहाँ से ये 50 आ जाएगा ना, 20 + 150 कितना आ जाएगा? 170 कूलम चार्ज हमारा होगा इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? रेजिस्टेंस हमें बताना है, ठीक। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा, कि ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द अपोजिशन विच द कंडक्टर ऑफर्स द फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है कि फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, ठीक है, रजिस्ट करता है। जो चीज फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड क्रॉस द कंडक्टर, जब हम पोटेंशियल लगाते हैं किसी भी कंडक्टर में तो क्या होता है हमारा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सीलरेट हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो गए और ये क्या करते हैं, अपने सक्सेसिव आयंस, पॉजिटिव आयंस या फिर अपने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं?
कोलाइड करते हैं। जब 2 चीज़ आपस में कोलाइड करती हैं, तो वो क्या किया? रेजिस्टेंस का ही काम किया। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी ये चार्ज का अपोज़ करने लगता है। इसका जो यूनिट होता है, वो ओम होता है या फिर इसको वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हैं और इसका जो डायमेंशन होता है, वो कितना होता है? ml टी के पावर ml के पावर 2 टी के पावर -3 और ए के पावर -2। बेसिकली रेजिस्टेंस हमारे कुछ टर्म्स पे डिपेंड करते हैं। पहला टर्म्स क्या है कि आर जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इसके लेंथ के। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि हम लेंथ को इंक्रीज करें तो नंबर ऑफ कोलिजन के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए ये हमारा लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा क्या होता है? ये एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों होता है? लेट्स से देखते हैं हम लोग कि जैसे पहले लेंथ वाला समझ लीजिए, यहाँ पे लेंथ है, हमने इंक्रीज कर दिया। लेंथ को यदि हमने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ से नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे? हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, यानी नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गए तो हमारी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ये लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है। दूसरा क्या है कि लेट से यदि हमारा छोटा सा एरिया था, यानी एरिया क्या था? यहाँ से स्मॉल था, ठीक है, एरिया डिक्रीज किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ज्यादा क्राउडेड हो जाएंगे ना। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्राउडेड हो गए तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा? हाई हो जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन हाई हो जाएगा तो हमारी रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। इसीलिए छोटे से एरिया के लिए हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब लेट्स से सेकंड में क्या करते हैं हम लोग कि इस एरिया को बढ़ा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजिली यहाँ से मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इजिली मूव करेंगे यानी एरिया हमने इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ कोलिजन्स के चांसेस क्या हो गए? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए एरिया जब हमने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो गया और एरिया हमने छोटा किया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसीलिए हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? एरिया के। अब यहाँ पे 2 चीजें हमें मिली। पहला क्या मिला कि रेजिस्टेंस हमारा आर के प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा मिला रेजिस्टेंस हमारा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को यदि हम कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए मिल जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ से ये चीजें मिल गई। उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा कि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं हम लोग रो। और रो क्या होता है? हमारा रजिस्टिविटी होता है। रजिस्टिविटी होता है, ठीक है। रो हमारा रजिस्टिविटी होता है। और ये इसके बारे में अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो यहाँ से कंडक्टर के लिए, ये बेसिकली किसके लिए फॉर्मूला है? आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी। इसको भी हम अभी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे डेल्टा टी क्या है हमारा? डेल्टा टी है हमारा टी माइनस टी नॉट है, ठीक है। यहाँ पे आर टी क्या है हमारा? टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है। और आर नॉट क्या है हमारा? टी नॉट टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस है। और अल्फा क्या है? इसमें एक कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, ठीक। कांस्टेंट कह ले या फिर कोफिशिएंट कुछ भी कह सकते हैं इसको। सो ये हो गया हमारा फार्मूला। तो इसको अभी हम डिफाइन करेंगे कंडक्टर के लिए। ये बेसिकली कंडक्टर के लिए यहाँ पे दिया गया है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए भी इसको हम डिफाइन करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या है? रजिस्टिविटी, ठीक। तो रजिस्टिविटी पिछले टर्म में हमें कांस्टेंट मिला था, ठीक। तो यहाँ से रजिस्टिविटी होता क्या है? ये हमारा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। यानी रजिस्टिविटी जो होती है वो इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है। और ये हमारे चार्ज का अपोज करता है। चार्ज के फ्लो को ये क्या करता है? अपोज करता है। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं? ये क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस के इक्वल होता है जब मटेरियल में हमारा यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो और यूनिट लेंथ हो। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ से यदि हम
आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। यहाँ से यदि हम लेंथ को यूनिट ले लें और एरिया को यूनिट ले लें तो हमारा रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकली डिफिनेशन। और फिजिकली डिफिनेशन क्या है कि ये हमारा किसी भी रजिस्टिविटी जो होती है वो किसी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल फिनोमिना होता है, जिसका काम क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज के फ्लो को अपोज करना। यहाँ पे रजिस्टिविटी मेन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। मेन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है कि नेचर ऑफ द मटेरियल्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए रजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, लेकिन सेम मटेरियल्स के लिए हमारा रजिस्टिविटी क्या होता है, सेम होता है। चाहे उसको ब्रेक करें, चाहे उसको 10 पार्ट में डिवाइड करें, चाहे उसके साथ कुछ भी करें, लेकिन सेम मटेरियल्स के लिए हमारा रजिस्टिविटी सेम होगा। दूसरा फैक्टर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। और ये जो रजिस्टिविटी होती है ये शेप साइज पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। ये शेप साइज पे हमारा रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। सो यहाँ पे ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है इसको एक्सप्लेन करना है ना यहाँ से। तो लेट्स से हम यहाँ पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ओके, सो टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट। अच्छा, बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं ना। पहला मटेरियल क्या होता है यहाँ पे, पहला होता है हमारा कंडक्टर, ठीक। पहला कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए पहले समझते हैं। कंडक्टर में क्या होता है कि अच्छा, यहाँ पे रो का फॉर्मूला भी तो निकालना है। वेट अ मिनट, पहले हम रो का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो रो के फॉर्मूले के लिए हमें क्या मिला था यहाँ से, हमें मिला था कि जे इक्वल टू कितना मिला था, जे इक्वल टू हमें मिला था सिग्मा ई, यानी यहाँ से क्या मिल गया था, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे देखते हैं, वेट अ मिनट। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, वेट अ मिनट, हाँ। तो कहाँ गया, हाँ। जे इक्वल टू हमें क्या मिला था, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ए, ठीक है। तो जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो जे की वैल्यू क्या थी हमारी, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई, ठीक है। अच्छा, तो लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी होती है, जे की वैल्यू आई बाई ए होती है ना, ये भी हम लोग पुट कर लेते हैं दोनों चीजों को यहाँ से। तो ये हो गया हमारा आई बाई ए इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और ई की वैल्यू कितनी होती है, वी बाई एल। अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ से क्या फाइंड करना है, आई बाई सॉरी वी बाई आई ना, तो यहाँ से वी बाई आई फाइंड करना। अच्छा, वी बाई आई क्या होता है हमारा, यही तो रेजिस्टेंस होता है, आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से वी बाई आई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एम एल उधर चला गया और डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, एन स्क्वायर टाउ ए, ठीक, यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा से अच्छे से सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे m अपॉन n, यहाँ पे m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और l बाई ए लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हम कंपेयर करते हैं, वेट अ मिनट, अब हम कंपेयर करते हैं किससे, रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, रो एल बाई ए होता है ना। तो यहाँ से कंपेयर किए तो हमें कितना मिल गया, रो की वैल्यू यहाँ से मिल गई कितनी, एम अपॉन एम एल अपॉन एन, यहाँ पे एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ मिल गया कितना, रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा सॉरी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब हम टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे इसके, ठीक। तो यहाँ से हो गया हमारा टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट, तो यहाँ से पहला क्या है हमारा, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर, अच्छा याद रखिएगा जो कंडक्टर में हमारा चार्ज फ्लो होता है वो किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है ना। तो यहाँ से यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज किए तो एक फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इक्वल टू अंडर द रूट 3 kT डिवाइडेड बाई एम, ये होती है हमारी थर्मल वेलोसिटी ना। यदि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ से हमारा वी आर एम एस यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ से जब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो क्या हो जाता है हमारा कि टाइम क्या हो जाता है उसके लिए,
कम हो जाता है, टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है? तो जब टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी तो यहाँ से देखिएगा इस रिलेशन में क्या है हमारा, पहला रो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, ठीक है? और दूसरा क्या है, रो इज़ वेट अ मिनट, यहाँ पे रो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा, एन है। ये 2 चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड यहाँ से करेगा, ठीक है? टाउ और नंबर डेंसिटी पे। तो पहले कंडीशन में यहाँ पे क्या है, टाउ है ना? तो ये क्या है हमारा, टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रो है। यानी टाउ डिक्रीज़ हुआ तो हमारा रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ किए तो हमारा रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हो गया कंडक्टर के लिए। अब हम फ़ॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ से जो हमने फ़ॉर्मूला लिखा था कंडक्टर के लिए उसमें RT इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है? यानी टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे +1 यूज किया था। तो इसके लिए हम लोग सिमिलरली रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी रो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बाकी सारी चीजें डेल्टा टी, रो टी और रो नॉट वही है, ठीक है? तो यहाँ से ये फ़ॉर्मूला हमें मिल गया। अब इसका ग्राफ कुछ कैसा होता है, यहाँ पे यदि हम ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे हमारा यदि टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी दोनों में से कोई एक चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से टेम्परेचर हो गया ना यहाँ पे, टेम्परेचर को हम यदि इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होगा। तो ये इसका ग्राफ कुछ एक्स्पोनेंशियली इस टाइप का बनेगा, ओके? सो ये इसमें क्या हो गया, ये ग्राफ के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंडक्टर के लिए हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए भी साथ में पढ़ लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या आता है, सेमी कंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर दोनों एक ही तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर, ठीक है? तो सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक? यानी नंबर ऑफ कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट, टाउ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे हम डेंसिटी का यूज करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए, ठीक, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाउंड थे, बाउंड चार्जेस थे, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक होने लगेंगे। जब ब्रेक होने लगेंगे तो हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब डेंसिटी इंक्रीज हुई तो हमारी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। जब रेजिस्टिविटी कम हुई तो हमारा रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है और रेजिस्टेंस भी साथ में डिक्रीज होगा। तो ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला। वहां पे प्रीवियस में यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा था इसीलिए यहाँ पे प्लस लिए थे ना, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है इसीलिए इसके लिए आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। सिमिलरली हमारा रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, रो टी इक्वल टू रो नॉट एंड 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी यूज करेंगे, ठीक है? सो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपोनेंशियली ये क्या करेगा, हमें डिके करेगा। ये हो गया एक्सपोनेंशियली डिके हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे आर या फिर रो हो गया। ये इसके बीच में हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक? ये तो चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ेंगे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, सबसे पहले कंडक्टेंस पढ़ते हैं। ये कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? तो ये क्या करता है, कंडक्टेंस की डिफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि ये हमें चार्ज ऑफर करता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज को ऑफर करेगा, ठीक है? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, तो कंडक्टेंस क्या होगा, ऑफर करेगा, ऑफर फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है? ये हमें चार्ज करने के लिए ऑफर करेगा, ठीक? अब इसकी यूनिट क्या हो जाती है कि जी की यूनिट कितनी हो जाएगी हमारी, जी की यूनिट हो जाएगी हमारी ओम इनवर्स या फिर इसी को हम लोग कहते हैं साइमंस, ठीक? साइमंस भी कहते हैं, ठीक है? साइमंस या सीमेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहले कंडक्टेंस हो गया। अब कंडक्टिविटी क्या होती है,
रजिस्टिविटी ये क्या होती है कि जैस ये होती है हमारी सिग्मा और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि ये इक्वल टू ही होता है ठीक है यहाँ से ये इक्वल ही होता है तो रो इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन सॉरी सिग्मा इक्वल टू वन अपॉन रो होता है और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आती है ये सिग्मा क्या होता है कि ये मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी जैसे हमारी रो क्या थी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी थी और ये चार्ज को फ्लो करने से रोक रहा था तो ऐसे ही सिग्मा हमारी क्या हो जाती है ये हमारी इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है एंड ये हमें क्या करता है कि ये हमें सपोर्ट करता है यानी ये क्या करता है ऑफर करता है फ्लो ऑफ चार्ज में ठीक है और ये अपोजिट किसके होता है इन रो के ठीक है यानी रजिस्टिविटी के ठीक अच्छा रजिस्टिविटी की यूनिट कितनी होती है यहाँ पे डिफाइन किया था क्या वेट अ मिनट रजिस्टिविटी ना रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे रजिस्टिविटी ठीक है अच्छा रजिस्टिविटी की यूनिट नहीं डिफाइन किया था तो रजिस्टिविटी की यूनिट कितनी होती है रजिस्टिविटी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा आर ये हो गया ओम और ठीक है तो आर इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें सॉरी रो इक्वल टू कितना मिल जाएगा रो इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना आर ए बाई एल ठीक तो आर की यूनिट ओम हो गई और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर और इसकी मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा ओम मीटर ये क्या हो जाएगा हमारा ओम मीटर रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम मीटर होती है ना तो यहाँ से कंडक्टिविटी की यूनिट कितनी हो जाएगी वन अप ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स ठीक ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं साइमंस कहते हैं यहाँ पे सिग्मा की यूनिट ठीक है इसकी कितनी हो जाएगी इसको कहते हैं ओम इनवर्स को साइमंस कहते हैं और ये क्या हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स इसकी ये यूनिट हो गई ठीक तो यहाँ पे कंडक्टेंस भी हो गया कंडक्टिविटी भी हो गया अब हमारा क्या अगला टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली इसके दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं पहला क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट जो होता है वो इक्वल होता है यानी यहाँ से लेट से हमारा आई करंट गया तो इसमें भी हमारा आई करंट जाएगा इसमें भी आई करंट जाएगा यहाँ पे भी क्या जाएगा आई करंट ये कितना है हमारा R3 है और ये कितना है हमारा V3 है ये कितना है हमारा R2 है और ये कितना है मेरा V2 है और ये कितना है मेरा R1 है और ये कितना है V1 इसका पोटेंशियल है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा हमें ओम्स लॉ क्या बेसिकली कहता है इसमें हमें ओम्स लॉ को ही फॉलो करना है ठीक तो ओम्स लॉ क्या कहता है v इक्वल टू कितना होता है हमारा आई आर इसी लॉ को फॉलो करते हुए हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा तो हमारा बेसिकली इसमें वोल्टेज जो है तीन टर्म्स में डिवाइड हो रहा है ठीक है यानी v इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 तीन टर्म्स में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं V1 को लिख सकते हैं कितना इसमें रेजिस्टेंस R1 है और करंट हमारा I फ्लो हो रहा है सेकंड वाले में R2 रेजिस्टेंस है और I करंट फ्लो हो रहा है थर्ड वाले में R3 रेजिस्टेंस है और I करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे I को कॉमन ले लेंगे यानी ये कितना बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 मिला हमें और यहाँ से कितना हो जाएगा ये V था तो यहाँ से हमें R1 प्लस R2 प्लस वेट अ मिनट इसको इस साइड लिखते हैं ना V बाई आई इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाएगा और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे हमें मिल गया बेसिकली V बाई आई है ना तो ये टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस ठीक है टोटल रेजिस्टेंस R क्या है मेरा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ठीक है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ये क्या है हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है ठीक तो ये आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से हमारी R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक है अब ये हो गया इसका फॉर्मूला ठीक है अच्छा इसमें मान लीजिए सिमिलरली हमारे एन सेल लगे हो ठीक यहाँ पे सीरीज कनेक्शन हो और सभी में कितने हो ये भी आर हो ये भी आर हो हमारा ये भी आर हो ये भी आर हो ऐसे ही करते हुए ये एन रेजिस्टेंस इसमें लगे हैं ठीक है यहाँ पे ये एन रेजिस्टेंस टोटल लगे हैं और इसमें क्या है इसका पोटेंशियल वी है ठीक पोटेंशियल कितना है ये वी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस
आर प्लस डैश 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 डैश, ये आर प्राइम कह लेते हैं ना इसको, आर प्राइम इक्वल टू आर प्लस डैश 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 एन आर तक ना। तो इसका ये जो टोटल सम आएगा कितना आ जाएगा आर एन, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी, एन आर आ जाएगी। यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, एन आर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से पैरेलल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे करंट जो होता है वो हमारा डिवाइड हो जाता है। इस पॉइंट से जंक्शन पे आने के बाद हमारा करंट I3 नीचे की ओर जाएगा, I2 हमारा इधर की ओर चला गया और I1 हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और ये R1 है हो गया हमारा, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, R3 हो गया और टोटल पोटेंशियल हमारा V है। तो ठीक है, इसमें भी हम वही ओम्स लॉ का यूज करेंगे, यानी V इक्वल टू कितना होता है हमारा, आई आर होता है ना। तो यहाँ से I इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, V बाई आर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूज करते हैं। तो I हमारा बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V, अच्छा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, पोटेंशियल हमारा सेम होगा, यानी V अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 मिल जाएगा हमें। और ये हो गया हमारा I, यहाँ से V कॉमन करके हम इधर की ओर भेज देते हैं, यानी I अपॉन V हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, I बाई V कितना होता है 1 अपॉन R, 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और ऐसे ही प्रीवियस की तरह यदि हमारे इसमें एन एम सेल हो, ठीक है, यहाँ पे सॉरी एम रेजिस्टेंस हो पैरेलल में जुड़े हुए, लेट से यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे आर जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही करते हुए यहाँ पे भी आर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ओवरऑल टोटल ऐसे ही करते हुए टोटल एम सेल एम रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हों, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये डिराइव करना है ना। यहाँ पे भी पोटेंशियल से ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ये वी पोटेंशियल से ये क्या है हमारे ऐड है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्राइम इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस डैश 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 डैश, ऐसे ही करते हुए लास्ट वाला क्या है 1 अपॉन आर, ये एम सेल के लिए है ना, आर एम के लिए है। ठीक है, ये एम ऐसे करके जुड़े हुए हैं, ठीक, पैरेलल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 अपॉन आर प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बाई आर हो जाएगी, यानी आर प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस आर प्राइम इक्वल टू आर बाई एम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके लिए फॉर्मूला। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये देखिए, ये हमारा एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, एक्स और वाई पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें डिफाइन करना है कि कितनी टोटल रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ से देखिएगा, ये तीनों किसमें है, ये तीनों हमारे पैरेलल में है ना। तो हमने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया और ये इन दोनों को पैरेलल में पुट कर लिया। ठीक, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस सॉरी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब सिमिलरली इधर भी ये 1 2 3 3 क्या थे हमारे पैरेलल में थे, तो तीनों को पैरेलल कर लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कर लिया और ये दोनों रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे पुट कर लिया। तो उसके बाद इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, ये तीनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में है तो आर 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 ये है तो आर बाई थ्री यहाँ से हो जाएगा, ये भी तीनों आर 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 है पैरेलल में तो आर बाई थ्री यहाँ से हो जाएगा। और इसमें याद रखिएगा, इस डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है। ये हम व्हीटस्टोन ब्रिज आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। यानी इस यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इफेक्टिव लेस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये यहाँ पे कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो यहाँ से हो गया हमारा एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों सीरीज में है तो यहाँ से 2R हो जाएगा ना, यहाँ से ये हो गया हमारा 2R हो गया और बीच वाला कितना हो जाएगा, ये भी सीरीज में है तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में जोड़ेंगे तो ये 2R/3 हो जाएगा और यहाँ से ये भी सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2R हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है। ठीक है, ये तीनों किसमें है, ये तीनों हमारे पैरेलल में है तो यहाँ से
आर प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन आर प्राइम की वैल्यू 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1 सॉरी 3/2r ना यहाँ से आ जाएगा। तो इसको सम करेंगे तो 1 अपॉन आर प्राइम की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 प्लस 1 प्लस 3 यानी 4 मिल जाएगा 4 अपॉन 2r ठीक है। यानी यहाँ से हमें r प्राइम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी r प्राइम की वैल्यू अपोजिट इसका कर देंगे यानी 2r/4 यानी r बाई यहाँ से कितना मिल जाएगा अच्छा वेट अ मिनट यहाँ पे 5 होगा ना यहाँ पे 5 होगा यानी यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 2r डिवाइडेड बाई 5 ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा यहाँ पे एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें क्या है कि इसमें हमें बेसिकली क्या बताना है तो न्यूमेरिकल में हमें बेसिकली क्या बताना है कि सबसे पहले दिया गया है कि एक हमारा कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है एल है ठीक है यहाँ पे लेट से इसकी एल लेंथ थी इसका रेडियस कितना है आर यानी कॉपर वायर का रेडियस इसके सेंटर से यदि हम कैलकुलेट करें लेट से ये हमारा क्या है सेंटर है ना तो ये यहाँ पे हाँ सेंटर दिया क्या है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से आर है कॉपर वायर के लिए ये डिस्टेंस दी गई है कितनी आर दी गई है ठीक है। तो इसके बाद जो है कि इसके बाद R is the nickel इसके बाद and R is nickel plated till its final radius is 2r। अब यहाँ पे इसके बाद ऊपर क्या किया गया है 2r डिस्टेंस तक हमारा निकल की प्लेट को रखा गया है ठीक है। तो यहाँ से इसकी रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर एंड द निकल दी गई है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तो इसको याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं R इक्वल टू कितना होता है हमारा रो एल बाई ये होता है तो ये कॉपर के लिए कितना हो जाएगा रो एल और इसकी ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें निकिल का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा निकिल हमारा आर से स्टार्ट होता है और 2r तक जाता है तो फाइनल इसका क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस क्या कर देंगे इसमें हम पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे यानी ये हमें कॉपर वाला सेक्शन नहीं लेना है निकिल का सेक्शन लेना है निकिल का सेक्शन केवल कितना है ये रहा निकिल का सेक्शन निकिल अंदर नहीं भरा हुआ है ठीक है। ये निकिल का सेक्शन है तो इसके लिए हमने एरिया फाइंड कर लिया और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द निकल वायर कितना हो जाएगा रो एल बाई ए से हम निकाल लेंगे तो ये क्या है पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन सॉरी आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू का फार्मूला लगा देंगे और सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। अगले टॉपिक में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है वेट अ मिनट अगले टॉपिक में हमें हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है ठीक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हीटिंग इफेक्ट मतलब हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है बेसिकली कि यहाँ पे कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जैसे ही हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फोर्स फिल करने लगते हैं और ये अपने सक्सेसर इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं कोलाइड करते हैं ठीक है। कोलाइड करने के दौरान क्या होता है ये बहुत बार मतलब थाउजेंड्स क्या बिलियंस बार कोलाइड करते हैं जब बिलियंस बार कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हीट जनरेट करने लगते हैं और ये बेसिकली इनको हीट कहाँ से मिलती है जो बैटरी लगी होती है ठीक है ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वही से इनको हीट मिलता है यानी सोर्स ऑफ एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला पार्ट उसका क्या हो गया पहला पार्ट जाता है किसी भी चीज को वर्क करने के लिए जैसे फैन वगैरह हुए टीवी वगैरह हुए उसको चलाने के लिए और दूसरा पार्ट इसका कहाँ वेस्ट होता है हीट जनरेट करने में वेस्ट होता है ठीक है। तो यहाँ से हमें हीट मिल गया यानी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द एटम एंड आयंस अपीयर्ड एज द हीट ठीक है और ये क्या होते हैं कोलाइड के अगेंस्ट होता है ठीक है। सो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए जूस लॉ ऑफ हीटिंग आया तो जूस लॉ ऑफ हीटिंग ने बताया कि जो हमारा हीट जनरेट होता है वो आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होता है ठीक है। आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होता है और यही हीट हमारा इसको आप लोग वर्क डन भी कह सकते हैं इसको आप लोग एनर्जी भी कह सकते हैं यानी U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। अब यहाँ से जो पावर होता है पावर इज बेसिकली डिफाइंड बाय द वर्क डन पर यूनिट टाइम ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें W इक्वल टू PT मिल जाएगा तो यहाँ से हम लोग W की जगह क्या लिख लिए PT लिख लिए यानी PT इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा VIT मिल जाएगा हमें ठीक है। PT इक्वल टू VIT मिल गया हमें। अब
यहाँ से ओम्स लॉ लगा देंगे यानी V इक्वल टू आई आर लगा दिए तो यहाँ से हमें I को हटाना है तो I इक्वल टू V/R लिख देंगे। ये मिल जाएगा हमें V स्क्वायर अपन RT। अब इसकी जो SI यूनिट होती है क्योंकि वो वर्क डन या फिर एनर्जी की यूनिट ही होगी, ये जूल होता है। ठीक, यहाँ से बेसिकली हमें डिफाइंड क्या करना है कि 1 किलोवाट आवर किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर की यूनिट कितनी होती है, वाट होती है ना, पावर की यूनिट हमारी वाट होगी यानी जूल पर सेकेंड। ठीक, और 1 वाट कितना होता है, 1 वाट इक्वल होता है हमारा 1 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 वाट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल/1 सेकेंड। तो यहाँ से हमें 1 किलो वाट आवर को डिफाइन करना है बेसिकली। तो 1 किलोवाट आवर, 1 मतलब 1, किलो मतलब 10 की पावर 3, वाट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। और आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे 3600 सेकेंड ना, तो सेकेंड से सेकेंड हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना मिल जाएगा हमें, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 और ये जूल। ठीक, तो इसी तरह 1 किलोवाट हमारा किसके इक्वल आ जाता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और इसी को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक, यानी जो मीटर्स वगैरह लगे होते हैं तो 1 यूनिट हमारे किसके इक्विवेलेंट होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट 1 किलोवाट आवर की होती है। ठीक, अब यहाँ पे 1 BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट की वैल्यू जो पहले चलती थी वो कितनी होती थी, 1055 जूल होती थी, लेकिन ये अब चलती नहीं है इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। पे बात आती है किसकी, पावर की। तो पावर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, P इक्वल टू वी आई। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा यानी P इक्वल टू वी आई। और V²/R भी लिख सकते हैं, I²R भी लिख सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट कितनी होती है, वाट होती है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे हमारा कि, वेट अ मिनट, यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, ये हो गया कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। हाँ, तो यहाँ से क्या हमें बेसिकली बताना है कि पावर ट्रांसफर बाय द लोड बाय द सेल, एक सेल के द्वारा कितना पावर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई ना, P इक्वल टू, वेट अ मिनट, P इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू वी आई होता है, या फिर इसको हम लोग I²R भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है P इक्वल टू वी आई यानी I²R। अच्छा, I की वैल्यू जो होती है, I की वैल्यू टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, जो सेल होता है उसकी टोटल पोटेंशियल कितनी होती है, E होती है, और उसका टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होता है। ठीक, तो यहाँ से I की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ से I² हो गया हमारा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, पावर मैक्सिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम पावर होने के लिए इसका जो डिफरेंशिएट होता है dp/dr वो क्या होना चाहिए हमारा, मिनिमम होना चाहिए। जब ये मिनिमम होगा, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमें r इक्वल टू कितना मिलेगा, कैपिटल R मिल जाएगा। ठीक है, यानी R इक्वल टू कैपिटल R के लिए पावर हमारा मैक्सिमम होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी, यहाँ पे R को पुट किए यानी ये 2R बन गया, इसका स्क्वायर कर दिए यानी E²/4R आ जाएगा। ठीक, यानी पावर मैक्सिमम कब तक होगा, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जब तक इक्वल नहीं होता तब तक हमारा पावर मैक्सिमम जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पावर हमारा डिक्रीज करने लगेगा। और यदि अब हम बात करते हैं पावर के कॉम्बिनेशन की, तो पावर का कॉम्बिनेशन सीरीज के लिए कितना हो जाता है, P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 हो जाता है। बिल्कुल ये अपोजिट काम करता है किसके, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रेजिस्टेंस के अपोजिट बिल्कुल ये काम करता है। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। इसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारा क्या आता है अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली एक एग्जांपल सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो पावर वाला, हीट वाला एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर था, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर लें आप। ठीक है, वहां पे एक इलेक्ट्रिक हीटर ले, साथ में एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले। और इलेक्ट्रिक हीटर पे जो कितना है, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए हमारा यहाँ से दिया गया है, यहाँ पे 500 वाट इस पे शो कर रहा है और 220 वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए क्या शो कर रहा है, 100 वाट और 220 वोल्ट कर रहा है। अच्छा, याद रखिएगा जो घरों में बेसिकली जो हमारा वोल्टेज होता है वो 220 वोल्टेज का ही कनेक्शन हमें
दिया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ दें तो जो नॉर्मल घर होते हैं उसमें 220 वोल्टेज का ही हमें कनेक्शन मिलता है। और हीटर के लिए 500 वाट कह रहा है, और बल्ब जो है इसका इलेक्ट्रिक बल्ब वो सूर्या बल्ब है, ठीक है? क्योंकि सूर्या बल्ब की यदि आप लोग रीडिंग पढ़े होंगे तो वो 100 वाट पे वर्क करती थी। ये काफ़ी समय पहले चलता था, अब लोग सीएफएल वगैरह ले लिए हैं तो वो 10 वाट, 20 वाट या फिर 50 वाट, मैक्सिमम 50 वाट तक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक? तो ये सूर्या बल्ब जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता था, लोग इसको एज़ अ हीटर की तरह भी यूज़ करते थे, वो यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि बोथ आर कनेक्शन इन सीरीज, इसको कनेक्शन सीरीज में कर दिया गया 220 वोल्टेज के मेन एसी सर्किट से। एसी मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? अल्टरनेटिंग करंट के मेन कनेक्शन से इसको ऐड कर दिया गया। कैलकुलेट, पहले इसमें हमें पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है? हीटर के लिए और बल्ब के लिए। तो यहाँ से P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हमारा फार्मूला होता है। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। तो हीटर के लिए रेजिस्टेंस आरएच होगा, और इसके लिए हमारा वोल्टेज हो गया यहाँ पे, और ये पावर हो गया, ठीक? तो इसके लिए हमारा रेजिस्टेंस मिल गया। इसी तरह हमारे बल्ब के लिए रेजिस्टेंस आरएल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई यहाँ पे इसका पावर लिख लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा कितना? 484 ओम मिल जाएगा। अब यहाँ पे सर्किट का टोटल हमारा करंट कितना होता है? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज 220 है और रेजिस्टेंस दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे हमने करंट फाइंड कर लिया, ये कितना आया? 0.38 एम्पीयर आया। उसके बाद हम क्या करेंगे? पावर कंज्यूम बाय द हीटर कितना हो जाएगा? तो पावर कंज्यूम बाय द हीटर कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर ए एच, किसके लिए? हमारा हीटर के लिए हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी टोटल कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी 13.98 वाट आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से बल्ब के लिए भी इसी तरह हम लोग डिराइव कर लेंगे आई स्क्वायर आर एल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 69.89 वाट आ जाएगी। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। अगले टॉपिक में हमें बेसिकली क्या बताना है कि किरचॉफ लॉ, ठीक? किरचॉफ लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ये आपको इन फ्यूचर हर जगह यूज आएगा, ठीक? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यदि आपको सॉल्व करना है तो वहां पे किरचॉफ लॉ आपको लगाना ही पड़ेगा। ये बेसिकली क्या होता है कि इसके दो लॉ होते हैं। किरचॉफ लॉ में हमारे दो लॉ होते हैं। जो पहला लॉ, इसके बेसिकली दो लॉ होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली वर्क किस पे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे हमारा वर्क करता है, ठीक? तो इसका जो पहला लॉ होता है वो क्या होता है? जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ, ठीक है? तो जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ क्या होता है कि एट एनी जंक्शन, एट एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, एट एनी जंक्शन द algebraic sum of the current meeting at any junction in the circuit is जीरो, ठीक? यानी इसके कहने का मतलब क्या था कि किसी भी जंक्शन पे जो करंट का अलजेब्रिक सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन में यदि हम इसके लिए फाइंड करना चाहे तो यहाँ पे जो आ रहा है करंट, I3 आ रहा है करंट, ठीक है? और कौन से करंट आ रहे हैं? I4 करंट आ रहा है। और कौन से करंट आ रहे हैं? I3 आ रहा है, I4 आ रहा है, ठीक है? दो करंट आ रहे हैं, ठीक? ये हो जाएगा प्लस में, और जो जा रहे हैं उसको हम डिनोट करेंगे किससे? माइनस में। यानी माइनस, जा कौन सा रहा है? I1 जा रहा है, माइनस हो गया। और आई यहाँ पे कौन सा जा रहा है? I5 जा रहा है, माइनस I5 हो गया। और यहाँ से I2, अच्छा I2 भी तो आ रहा था, यहाँ से I2 भी आ रहा था, ये प्लस हो जाएगा, ठीक? यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया? I1 प्लस I5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 मिल जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा करेंट, किरचॉफ करेंट लॉ। सो किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट एक बार और सुन लीजिए। ये क्या होता है? किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन मतलब कोई भी चौराहा, लाइक ये क्या है हमारा? ये पॉइंट है ना, ये जंक्शन कहलाएगा, ठीक है? यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ भी जंक्शन हो जाएगा, यहाँ भी जंक्शन हो जाएगा, यहाँ भी जंक्शन हो जाएगा, मतलब कोई टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, वो क्या होता है हमारा? जंक्शन हो जाता है, ठीक है? सो किसी भी जंक्शन पे जो करंट का अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। और सेकेंड लॉ क्या होता है इसका? सेकेंड लॉ बेसिकली हम लूप में लगाते हैं, ठीक है? सेकेंड लॉ को डिफाइन करने के लिए हमें लूप लूप की रिक्वायरमेंट होती है। और सेकेंड लॉ कहता क्या है कि एट एनी लूप, एट एनी क्लोज लूप सर्किट, जो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा? वो होता है अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द ईएमएफ इज जीरो। यानी
हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ना, तो यहाँ से डेल समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है? यानी और अभी आप लोग शायद सेल नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो सेल में फार्मूला होता है वो E इक्वल टू कितना होता है? V प्लस आई आर के इक्वल होता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। V प्लस आई और ये होता है हमारा स्मॉल आर, ठीक है? यहाँ पे कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो E इक्वल, लेकिन स्मॉल आर ही लिखिए यहाँ पे। वेट अ मिनट, ये स्मॉल आर ही होता है, ठीक है? तो वेट, ये स्मॉल आर, ठीक? तो ये होता है, यानी v इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ से? v इक्वल टू ई माइनस आई आर मिल जाएगा, ठीक? यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो समेशन ऑफ ई माइनस आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। यानी समेशन ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? समेशन ऑफ आई आर, ठीक है? इसको इस टर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके? यानी इसमें क्या है कि किसी भी क्लोज लूप में क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, या फिर इसको दूसरे टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी लूप या सर्किट में जो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसको दो रूल से हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, एक एग्जांपल देख लीजिए इसमें। तो एग्जांपल बेसिकली क्या है? इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक? तो इसका सॉल्यूशन क्या, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो हम लोग केवीएल क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं किसमें? फर्स्ट मेष के लिए, यानी इस वाले लूप के लिए हम लोग क्या करते हैं? केवीएल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमने केवीएल अप्लाई किया और ये हो गया हमारा लूप ना। वेट अ मिनट, ये हो गया हमारा लूप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये लूप बन गया। यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये लूप हमने बना लिया, ठीक है? ये लूप बना लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? करंट कितने, वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? लूप हमने जस्ट अपोजिट बनाया है, वेट अ मिनट, यहाँ पे लूप ऐसे बनेगा, ठीक? नहीं, नहीं, ठीक है, लूप ऐसे ही बनेगा, ठीक है? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा? -2 इक्वल टू, या फिर इसको लिख सकते हैं 2, और ये हमारा करंट के डायरेक्शन में ही हमारा क्या हो रहा था कि ये लूप जा रहा है करंट के डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड टर्मिनल होता है ना, यहाँ पे यदि हमने लूप बनाया तो इसका जो सेकंड पॉइंट होता है, यानी ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो सेकंड पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये हम लोग ईएमएफ का डायरेक्शन लेते हैं, यानी सेकंड पॉइंट क्या है इसका? पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे? पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा? यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको आप लोग मत देखिए, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने इसको फिर से लिखा है, ठीक? तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू, और यहाँ पे लेट से यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा था इसमें से? I1 ना, तो यहाँ से हमारा I1 करंट फ्लो हो रहा था, यानी ये कितना हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना करंट हमारा, ऐसे ही फ्लो हो जाएगा I1। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 3 ओम का रेजिस्टेंस था और इसमें करंट I1 था, और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस था, इसमें करंट हमारा क्या था? I1 था। तो ये हो गया हमें पहले कंडीशंस के लिए ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से? I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी? I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.4 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है? 0.4 एम्पियर आ जाएगी। इसमें भी यही सॉल्व किया है, लेकिन इसने इसको अपोजिट साइड में ले लिया है, ठीक? तो यहाँ से I1 की वैल्यू 0.4 एम्पियर आ गई। अब हम क्या करते हैं? इस वाले लूप में अप्लाई करते हैं। जब हम इस वाले लूप में अप्लाई करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से? यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ से जब सेकेंड लूप में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 वोल्ट है और इक्वल टू कितना बनेगा हमारा? 3। यहाँ पे कितना बचेगा? 3I2, और यहाँ से प्लस 5I2, ठीक है? तो करंट के डायरेक्शन में ही हमारा क्या है? लूप जा रहा है ना। जब करंट के डायरेक्शन में लूप जाए तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा लूप जाए तो हम क्या करते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो 4 इक्वल टू कितना बन गया? 3I2 प्लस 5I2, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? I2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से कितनी? 0.5 एम्पियर मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे I1 और I2 की बेसिकली हमें वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लूप अप्लाई करते हैं। इस वाले में क्या करेंगे? लूप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या कितना मिल जाएगा हमें? यहाँ पे ए बी, यहाँ पे क्या है? ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से? वी ए माइनस वी बी, ये हमें मिल जाएगा बेसिकली। वेट अ मिनट, ये हमें कितना मिल जाएगा? हम्म, यहाँ पे इसमें लूप लगाते हैं, ठीक है? अब हम लोग तो यहाँ पे लूप लगाएं, तो पहला वाला टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव है ना,
तो सॉरी इसमें जब लूप लगाते हैं तो सेकंड टर्मिनल देखा जाता है ना, तो यहाँ से लूप लगाया तो यहाँ से सेकंड टर्मिनल क्या आया इसका पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गए तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्मिनल क्या आया हमारा निगेटिव आया, यानी माइनस वी भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इस वाले टर्मिनल पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वी भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस था तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना था ये भी प्लस था तो ये प्लस हो जाएगा। वेट अ मिनट, यहाँ पे ये निगेटिव होना चाहिए ना, यानी वी ए माइनस वी भी यहाँ पे ओवरऑल मिलेगा, ठीक है। माइनस प्लस वी ए माइनस वी भी हमें मिलेगा, ठीक। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा इक्वल टू, इसमें देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है लूप के, तो ये माइनस हो जाएगा। वेट अ मिनट, यहाँ पे वी बी माइनस वी होगा ना, वी बी माइनस वी है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे नेगेटिव ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये लूप के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, और प्लस इस वाले के लिए यदि हम देखें तो ये लूप के डायरेक्शन में ही जा रहा है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई I2, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और ये इसको हम लिख सकते हैं प्लस वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, और यहाँ से कितना आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई I1 की वैल्यू कितनी है 0.4 है, और 3 मल्टीप्लाई बाई I2 की वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -1.2 प्लस 1.5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 0.3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 4 और वेट मिनट, इसको क्या लिखेंगे हम कहाँ गया मिनट, यहाँ पे वी बी वी ए माइनस वी बी होगा ना, ये वी ए माइनस वी बी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड लूप पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फर्स्ट लूप के लिए क्या हो जाएगा ये निगेटिव, मैंने बताया था यहाँ पे जब सेकंड लूप पे जाता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और फर्स्ट लूप के लिए क्या लेंगे निगेटिव, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, तो ये वी ए माइनस वी बी ही रहेगा हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस वी ए माइनस वी बी, तो इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4 सॉरी 0.3 माइनस 4, और ये कितना आ जाएगा हमें फाइनली वी ए माइनस वी बी का जो पोटेंशियल होगा वो -3.7 वोल्ट का होगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये लूप कुछ ऐसे लगता है केवीएल का। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारा, वेट अ मिनट, नेक्स्ट टॉपिक में एक और शायद न्यूमेरिकल है यहाँ पे। हम्म, तो ये न्यूमेरिकल रहा कि एक वायर है, ठीक है, रो एल, इसके लिए रो एल दिया गया है, कितना दिया गया है 10 के पावर -6 ओम पर मीटर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से कहा गया है कि इस टर्न इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सर्कल ऑफ अ डायमीटर 2 meter, a piece of same material is connected in a diameter AB, then find the resistance between A और B के बीच में हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली हमें ये फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या है कि सॉल्यूशन देखते हैं, तो रो इक्वल टू क्या आर इक्वल टू क्या होता है रो एल इंटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या दिया गया पर मीटर दिया गया है ना, तो आर इक्वल टू रो एल इंटू लेंथ हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे आर वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई एंड 10 के पावर -6 ओम हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे क्योंकि हाफ हाफ है ना, तो पूरा कितना हो जाता है हमारा 2 पाई आर हो जाता है, और यहाँ पे केवल पाई आर, हमें इसके लिए केवल पाई आर लेना है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पाई आर, और इसके लिए डिस्टेंस पाई आर, तो यहाँ से आर वन की वैल्यू पाई, और इसके लिए रो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पुट कर लेंगे 10 के पावर -6, और ऐसे ही बिल्कुल आर टू की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से, और आर थ्री की वैल्यू भी क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। आर टू क्या है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन के लिए क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा 2r हो गया, और यहाँ पे ये तीनों के लिए हमने क्या किया फाइंड कर लिया R1 R2 और आई R3, ठीक। तो यहाँ से ये तीनों क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा देंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो यहाँ से आर ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.88 इंटू 10 के पावर -6 ओम आएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सो थैंक्स।